नवंबर 2019 देर रात 2 बजे रॉ चीफ सामंत गोयल दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास का दरवाजा खटखटाते हैं। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था कॉन्फिडेंशियल। उस वक्त पीएम मोदी ने होम ऑफिस में इंटेलिजेंस और आर्मी ऑफिशियल्स की सीक्रेट मीटिंग बुलाई और 2 घंटे की चर्चा के बाद अजित डोभाल कहते हैं, हमें इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद पीएम मोदी सामंत गोयल की तरफ देखते हुए गंभीर होकर पूछते हैं, क्या हम तैयार हैं? जवाब मिलता है हाँ। जिसके 2 सालों बाद 23 जुलाई 2021 सुबह के करीब 11 बजे पाकिस्तान के लाहौर में तेजी से चल रही टोयोटा कोरोला पाकिस्तानी सेना और पुलिस की चेक पोस्ट तोड़ते हुए एक बड़े बंगले के साथ जा टकराती है और अचानक इतना बड़ा बम धमाका होता है कि गाड़ी के साथ आधे घर के चीथड़े उड़ जाते हैं और अंदर छिपा एक इंटरनेशनल वांटेड आतंकवादी जो भारत को अपने घुटने पर लाने की आतंकी भाषण देता था, जिसने भारत में आतंकी हमला करवाकर 175 मासूमों की जान ली थी और जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का बाउंटी इनाम रखा था, वो खुद अपने घुटनों पर आ जाता है और कांपते हुए सोफे के नीचे छिपकर ऊपर वाले से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन वो आतंकवादी कौन था? क्या वो इस धमाके में जिंदा बच पाया? और आखिर इस धमाके की प्लानिंग क्यों और किसने की थी, जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो में। ये कहानी है देशभक्ति की, ये कहानी है रॉ के सबसे बड़े और सीक्रेट ऑपरेशन की, ये कहानी है ऑपरेशन अलविदा की। 27 नवंबर 2008 की शाम पीएमओ में पहुंचे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ अशोक चतुर्वेदी बहुत बुरी तरह थक चुके थे। उनके चेहरे पर दुख, दर्द और असहजता के भाव थे। पिछले 36 घंटों में वो एक पल के लिए भी नहीं सोए थे, क्योंकि बीते दिन यानी 26/11 पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसते हैं और ताज होटल समेत कई जगहों पर हमले कर 175 से ज्यादा मासूमों की जान ले लेते हैं, जिसमें 9 को मार दिया जाता है और 1 को जिंदा पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये आतंकी तो सिर्फ मोहरा थे। ये हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड तो अभी भी पाकिस्तान में बैठकर चैन की सांस ले रहा था और इस शख्स का नाम था हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा का आका। वो आतंकवादी जिसने भारत में 26/11 का सबसे बड़ा आतंकी हमला करवाया, वो शख्स जिस पर अमेरिकन ने $10 मिलियन का इनाम रखा। लेकिन सालों बीत गए, फाइलें धूल चाटती रहीं और हाफिज लाहौर में अपनी Z+ सिक्योरिटी में बैठकर भारत को आंख दिखाता रहा, क्योंकि उसे पाल रही थी खुद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। भारत में सरकारें बदली, मंत्री बदले और राजनीतिक व्यस्तता में भारत ने कभी हाफिज सईद का जिक्र नहीं किया। उस वक्त दुनिया को लगा था कि भारत डर गया और उसका गुस्सा दब गया है। लेकिन असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। रॉ जो 26/11 हमले को अपना सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर मानती थी, उन्होंने हाफिज को ट्रैक करना कभी नहीं छोड़ा और आखिरकार साल आया 2019, जब पाकिस्तान की सरकार खुद गलती कर बैठी और बिल में छिपा चूहा खुद फुदक कर बाहर आ पहुंचा। दरअसल 2019 में दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह खबर मिलती है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है और उसे लाहौर सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। लेकिन ये खबर सच नहीं बल्कि एक छलावा थी, क्योंकि अगर हाफिज सईद को जेल भेजने का नाटक ना करता तो उसका दाना पानी बंद हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर से मिले अनाज और कर्ज के दम पर समय बिता रहा था और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पर हाफिज को पकड़ने के लिए दबाव डाला था। इसलिए उसने ये ढोंग रचा। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत से रॉ को पता चल गया कि हाफिज लाहौर में है। अब बस जरूरत थी तो उसे ढूंढने की। महीनों तक अंडरकवर सर्च ऑपरेशन चला और फिर आया नवंबर 2019 का वो दिन जब रॉ के चीफ सामंत गोयल ने पीएमओ का दरवाजा खटखटाया और पीएम मोदी से कहा, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है, वो लाहौर के जोहर टाउन में छुपा हुआ है। आगे वो हाफिज सईद की फोटोज और रिकॉर्डिंग्स प्रूफ्स दिखाकर कहते हैं, अब हमें खुद ही इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। जो सुनकर प्रधानमंत्री मोदी सोच में पड़ जाते हैं। तभी इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अजित डोभाल कहते हैं, मुझे लगता है सईद को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। और पीएम मोदी भी इस मिशन के लिए हरी झंडी दिखा देते हैं और शुरू होता है रॉ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अलविदा। हाफिज ISI का सबसे खास आदमी था, इसलिए न सिर्फ उसके घर बल्कि जोहर टाउन के बाहर भी कड़ी सिक्योरिटी रहती थी और जब वो घर से बाहर निकलता तो उसके साथ Z+ सिक्योरिटी चलती थी। इसलिए ये मिशन बिल्कुल आसान नहीं था और रॉ को सबसे पहले सईद के घर के पास एक बेस चाहिए था और रॉ की ये खोज
दुबई जाके रुकती है। दिसंबर 2019 दुबई की जेल में 6 महीने से एक पाकिस्तानी युवक नावेद छोटी सी चोरी के आरोप में बंद था। जिंदगी से उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी एक दिन अचानक उसे खबर मिलती है कि किसी वासे नाम के शख्स ने उसकी जमानत भर दी है। जेल से बाहर निकलते ही नावेद उस अजनबी से मिलता है और पहला सवाल पूछता है, आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों की? वासे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने आपकी मदद नहीं की, बल्कि आपको इसलिए बाहर निकलवाया ताकि आप मेरी मदद कर सके। पाकिस्तान और दुबई में बड़ा कारोबार है, लेकिन सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। मुझे आप जैसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है। दुबई में नावेद वैसे भी कुछ खास नहीं कर पाया था। ऊपर से पाकिस्तान में अपने परिवार के पास लौटकर अच्छी कमाई करने का मौका। मन में शंकाएं थी, मगर पैसों और नए भविष्य का लालच भारी पड़ गया। कुछ दिनों बाद नावेद वासे द्वारा दिए गए 50 लाख पाकिस्तानी रुपए लेकर लाहौर पहुंच जाता है। एक हफ्ते के भीतर वासे का फोन आता है, नावेद भाईजान, सेंट्रल लाहौर में कोई अच्छा सा घर किराए पर लीजिए, वहीं से कारोबार संभालेंगे। तलाश करते करते नावेद जोहर टाउन में हाउस नंबर 120 किराए पर ले लेता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस एक फैसले के साथ ही वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन के बिल्कुल पड़ोस में आ चुका है। असलियत ये थी कि वासे कोई कारोबारी नहीं बल्कि रॉ का अंडरकवर अफसर था, और नावेद का यही किराए का मकान रॉ के लिए हाफिज सईद को मारने में फॉरवर्ड बेस बन चुका था। बिजनेस के बहाने रॉ के एसेट्स आने जाने लगे, कोई ड्राइवर बनकर, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त। नावेद को बस यही लगता कि वासे के लोग हैं, उसी के काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे 6 महीने में सईद की पूरी दिनचर्या नक्शे पर उतार ली गई थी। दूध कौन देता है, अखबार कौन डालता है, बिजली खराब हो तो कौन सा मिस्त्री आता है, किस वक्त कौन सा गार्ड बदलता है। हाफिज सईद की जिंदगी अब एक खुली किताब बन चुकी थी। ये सारी जानकारी दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर तक पहुंचाई गई, और जब सामंत गोयल के सामने पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी की पूरी रूटीन फाइल खुली तो वो समझ गए शिकारी अब अपने शिकार के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी बात ऐसी थी जो उनकी नजरों से फिसल गई, और आगे चलकर यही पूरे मिशन की सबसे कमजोर कड़ी बनने वाली थी। दरअसल नावेद हर हफ्ते अपने परिवार से मिलने जाया करता था। रॉ के एजेंटों को इसमें कुछ संदिग्ध नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस आवाजाही को नजरअंदाज कर दिया। सर्वेलांस पूरा हो चुका था, ठिकाने तय हो चुके थे, अब बारी थी एक्शन की। इसी बीच एक दिन अचानक नावेद को दुबई से वासे का फोन आता है। वो कहता, नावेद अगले हफ्ते तुम्हें दुबई आना होगा, एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक हफ्ते बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बातचीत के दौरान वासे अचानक पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद हंसते हुए जवाब देता है, भाईजान हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं, हमें थोड़ी। यही सुनकर वासे का चेहरा सख्त हो जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, नावेद मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। उस आदमी ने 26/11 में अपना पूरा परिवार खो दिया था, और वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मरवाना चाहता है। ये सुन नावेद के हाथ से ग्लास छूटते छूटते बचता है, और कुछ कहने से पहले ही वासे बोलता है, वजह तुम्हें खुद समझनी होगी, लेकिन सईद को मारने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। नावेद घबरा कर कहता है, वासे भाई ये सब क्या बोल रहे हैं आप, मजाक बंद कीजिए। लेकिन वासे उसे बीच में रोक देता है, ये मजाक नहीं, तुम्हें सिर्फ हमारी मदद करनी है, बदले में तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को अमेरिका में सेटल कर दिया जाएगा। डर, लालच और एहसान तीन एक साथ नावेद के सामने खड़े थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो धीरे से सिर हिला देता है। नावेद के इस हाँ के साथ रॉ अब शतरंज की विसात पर चेकमेट से बस एक चाल दूर थी। अगले ही दिन नावेद के पाकिस्तान लौटने से पहले उसके अकाउंट में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब ऑपरेशन अलविदा अपने आखिरी चरण में दाखिल हो चुका था, यानी 26/11 के मास्टरमाइंड हफीज सईद को उसके अंजाम तक पहुंचाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, जिसके लिए दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर के अंदर कई घंटों तक हाई लेवल मीटिंग चलती है। देश के टॉप इंटेलिजेंस अफसर अपने अपने आकलन रखते हैं। हर पहलू, हर रिस्क, हर नतीजे पर गहन चर्चा होती है। करीब 6 घंटे की माथापच्ची के बाद एक फाइनल फैसला किया जाता है कि सईद को कार बॉम्ब से उड़ाया जाएगा। इधर पाकिस्तान में नावेद के घर पर बैठे रॉ के अंडरकवर एसेट्स एक ब्लैक टोयोटा कोरोला खरीदते हैं। बिना नावेद को भनक लगे उस गाड़ी में लगभग 300 किलो RDX फिट किया जाता है और जोहर टाउन में सईद के घर से कुछ दूरी पर मौजूद एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उसे छिपाया जाता है। अब बस एक आखिरी कड़ी की तलाश थी, कैसा ड्राइवर जो पैसों के बदले अपनी जान की बाजी लगाकर इस बम से भरी गाड़ी को सईद के घर पहुंचा सके। अफगानिस्तान में ऐसे आत्मघाती लड़ाकों की कमी नहीं,
रॉ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक युवा अफगानी तैयार हो गया और गुपचुप तरीके से पाकिस्तान पहुंचाया गया। अब नावेद के घर 3 नहीं 4 मेहमान रह रहे थे। पैसे के नशे में डूबा नावेद कुछ भी पूछने की हालत में नहीं था। ऑपरेशन पूरी रफ्तार में था, लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। 13 मई 2021 वासे, जो असल में रॉ का वही अंडरकवर मास्टरमाइंड एजेंट था जिसने नावेद को कंट्रोल करके रखा था, वो ईद मनाने के लिए अपने परिवार के साथ नई दिल्ली आता है और अगले दिन उसे दुबई लौटना था। लेकिन अगली सुबह अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिर पड़ता है। अस्पताल ले जाया जाता है। जांच की रिपोर्ट आती है कोरोना। उसे तेज बुखार और मामूली समझकर नजरअंदाज करने वाले ये देशभक्त अफसर 2 दिन ICU में जिंदगी से लड़ता रहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसी के साथ पाकिस्तान में एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया। दरअसल नावेद शुरू से ही मासूम नहीं था। वासे पर उसे शक था और तब हो गया था जब उसने हाफिज सईद को मारने वाली बात कही थी। उसने उसी दिन तय कर लिया था, पैसे लूंगा लेकिन वक्त आने पर सब कुछ ISI को बता दूंगा, उनकी पनाह में चला जाऊंगा। जब कई दिनों वासे का कोई फोन नहीं आया तो नावेद को लगा यही मौका है। वो लाहौर से निकलता है, लेकिन अपने घर नहीं, सीधे एक सीनियर ISI अफसर के बंगले पहुंचता है और पूरा ऑपरेशन उगल देता है। ISI तुरंत हरकत में आ जाती है। भारी फोर्स के साथ नावेद के घर पर रेड डाली जाती है। उम्मीद थी रॉ के एसेट्स रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, लेकिन रॉ के लोग भी शतरंज के खिलाड़ी थे। उन्हें नावेद की गैर मौजूदगी कई दिनों से खटक रही थी। ISIS के पहुंचने से ठीक पहले वो अफगानी युवक को लेकर वहां से निकल चुके थे। ऑपरेशन बच गया, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी थी। ISIS ने हफीज सईद को पूरा प्लान बता दिया। उसके घर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। जहां पहले सिर्फ मेन गेट पर पुलिस होती थी, अब 10 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग, एक्स्ट्रा गार्ड, मूवमेंट पर सख्त नजर। दिल्ली में सामंत गोयल फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन किस तरह एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर आ गया है। कुछ पल की खामोशी के बाद PM मोदी कहते हैं, इतनी दूर तक आए हैं हम, जो दर्द उसने भारत को दिया है उसके बाद उसे चैन से जीने नहीं दिया जा सकता। ऑपरेशन हर हाल में पूरा करना चाहिए। यही शब्द फिर से रॉ में जान फूंक देते हैं। जून 2021 लाहौर, सुबह 11 बजे। अंडर कवर एसेट्स उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उस अफगानी युवक को लाते हैं जहां बम से भरी काली कोरोला खड़ी थी। आखिरी बार प्लान समझाया जाता है, फिर इंजन स्टार्ट होता है। 300 किलो RDX से लदी टोयोटा कोरोला जोहर टाउन की सड़कों पर करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगती है। कुछ ही पलों में सामने वो मकसद नजर आने लगता है, वही घर जहां बैठकर भारत के खून से सना आदमी हाफिज सईद अपने आप को अब भी अजय समझ रहा था। गाड़ी तेजी से हाफिज के घर की तरफ बढ़ रही थी और सामने खड़े पुलिस वाले इस गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही कोरोल पुलिस वालों के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। 300 किलो RDX इस ब्लास्ट से पूरा जोहर टाउन कांप उठता है और सईद के आधे घर के चिथड़े उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है और जिहाद के नाम पर लोगों की जान लेने वाला ये आतंकवादी खुद चूहे की तरह सोफे के नीचे छिप जाता है। हालांकि सईद बाल बाल बच जाता है और रिपोर्ट्स में ऑपरेशन अलविदा को फेलियर की तरह लिख दिया जाता है। लेकिन इस अटैक के बाद न सिर्फ हाफिज सईद बल्कि पाकिस्तान में छिपे बाकी आतंकवादी और ISI को ये समझ आ जाता है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा बल्कि घर में घुसकर मारेगा। इसलिए उस दिन के बाद आज तक सईद अपने घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर इंडियन इंटेलिजेंस रॉ की ताकत की झलक CIA से लेकर मोसाद तक हर इंटेलिजेंस एजेंसी ने देखी। तो दोस्तों, क्या भारत भविष्य में विश्व की सबसे बड़ी मिलिट्री और इंटेलिजेंस पावर बनेगा? अगर हाँ, तो कब तक? अपनी इंपॉर्टेंट राय हमें जरूर पहुंचाइए, हमें बताइए। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारे देश भारत, भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा जरूर लगाइए। और ऐसे ही गर्व से भर देने वाले सच्चे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।